अविनाश जी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर का यही कहना था कि अब शायद वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, जिससे निर्मला जी काफ़ी परेशान थी। अविनाश चाहे कैसा भी हो, उनका बेटा था। वही अपने भाई की कंडीशन देखकर प्रदीप भी काफ़ी परेशान थे। एक दिन वो अपने भाई से मिलने उनके रूम में आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके भाई की आंखें खुली की खुली थीं और वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे। प्रदीप जी ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने जल्दी से चिल्लाकर सबको बुलाया और दौड़कर जल्दी से अविनाश जी के पास आए और अपनी घबराई आवाज़ में उनसे बोले, भाई साहब, आपको अचानक से क्या हुआ? अविनाश जी ने कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। तभी प्रदीप जी की आवाज़ सुनकर मीरा, निर्मला, मिष्टी, अबीर सब लोग भागकर जल्दी से रूम में आ गए। अपने पापा की ऐसी कंडीशन देखकर अबीर ने जल्दी से अंश को कॉल किया और बोला, भाई पापा, वो उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, प्लीज़ भाई, तब तक हम पापा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, बोलकर अबीर ने फ़ोन कट कर दिया और जल्दी से सभी लोग मिलकर अविनाश जी को हॉस्पिटल ले गए। अंश अपने वार्ड में अपना काम कर रहा था, तभी दोबारा उसका फ़ोन रिंग हुआ और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, भाई पापा आपको बुला रहे हैं, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए, डॉक्टर ने कहा है उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अबीर की बात सुनकर अंश अपनी दमदार आवाज़ में अबीर से बोला, मैं आ रहा हूँ, बोलकर अंश ने कॉल कट की। तभी उसके पीछे से अनामिका की आवाज़ आई, अंश तुम कहीं जा रहे हो? अनामिका की बात सुनकर अंश ने बिना एक्सप्रेशन के अनामिका से बोला, हाँ, बोलकर अंश हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा और अनामिका उसे जाते देख खुद से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है? प्लीज़ भगवान जी सब कुछ ठीक रखना और अंश का भी ख्याल रखना। पता नहीं ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है, सब कुछ ठीक तो होगा ना? वहीं एक रूम में वही आदमी जिसने अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था, वो अपने सामने अविनाश राठौर की फ़ोटो देखते हुए नफरत से बोला, आराम से बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन तुझे तो चैन ही नहीं था। धमकी दी थी ना तूने कि तू हमारा खेल ख़त्म करेगा, और आज देख मैंने तेरा खेल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और इसके बाद तेरे बच्चों की बारी, बोलकर वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर अचानक से रोते हुए बोला, आई मिस यू। वो क्या है ना, कभी आपके साथ रहा नहीं, लेकिन आपकी याद बहुत आएगी, बोलकर वो आदमी फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कुछ घंटों बाद अंश जल्दी से हॉस्पिटल में आया और डॉक्टर से मिलकर अविनाश के वार्ड में आया, जहाँ वो अपनी आखिरी सांस ले रहे थे और वो पूरी तरह मशीनों से घिरे हुए बेड पर लेटे थे। अविनाश की ऐसी हालत देखकर अंश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अविनाश अपना हाथ उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वहीं अंश पत्थर की मूर्त बने अपने पापा को बिना भाव के देख रहा था। कुछ सेकंड बाद अंश अविनाश जी के करीब आया और मुस्कुराते हुए उनसे बोला, मिस्टर राठौर, सुना है आप मरने वाले हैं, तो कब मर रहे हैं? अभी कुछ घंटों में या फिर 1-2 साल बाद? वैसे आपकी कंडीशन देखकर तो लग रहा है कि आप कुछ मिनट बाद ही मर जाएंगे। वैसे मर ही जाए तो अच्छा है, कम से कम धरती पर एक बोझ तो कम हो जाएगा। अंश की बात सुनकर अविनाश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आज जो भी उनके साथ हो रहा था वो उन्हीं के कर्मों का दंड था। अविनाश जी बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन इससे पहले ही अंश ने उन्हें रोक दिया और कड़वी मुस्कुराहट से उनसे बोला, सालों पहले तुम्हारे पास अपने बच्चों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था और आज मेरे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, बोलकर अंश बिना उनकी बात उनके वार्ड से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही निर्मला जी ने रोते हुए अंश, अविनाश कैसा है? निर्मला जी की बात सुनकर अंश मुस्कुराते हुए उनसे बोला, होना क्या है उसे, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, बोलकर अंश ने अबीर को देखा और अपनी कड़क आवाज़ में बोला, अगर ये मर भी जाए तो भी मुझे और परी को फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस आदमी के लिए मेरी बहन परेशान हो, बोलकर अंश ने वहाँ से जाने लगा। तभी अरे बड़ी हिम्मत करके उससे बोला, भाई मैं जानता हूँ आप पापा से नफरत करते हैं, लेकिन इतनी कि
अबीर की बात सुनकर अंश गुस्से में उसकी बात बीच में काट कर तेज आवाज में बोला, वो आदमी मेरा बाप नहीं। बोलकर अंश ने अपनी जलती निगाहों से मीरा की तरफ देखा और बोला, और उस आदमी का ख्याल रखने के लिए उनकी सो कॉल्ड वाइफ है ना, जिसके लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया था, अपनी छोटी सी बच्ची जो पैदा ही हुई थी। अरे जो आदमी अपनी मरी हुई बीवी का नहीं हुआ, उसके मरते ही उसने दूसरी शादी कर ली, उस आदमी का मर जाना ही बेहतर है। बोलकर अंश गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। हॉस्पिटल। अनामिका अंशिका के वार्ड में उसके पास बैठी हुई थी। उसका मन बहुत घबरा रहा था और वो बार बार अपने फ़ोन को देख रही थी। तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ पड़ी। अनामिका ने पहले तो उन आवाज़ों को इग्नोर कर दिया, लेकिन बाद में उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तभी अंशिका के वार्ड का दरवाज़ा खुला, एक झटके से खुला और अंश का एक बॉडीगार्ड हाँफते हुए वार्ड के अंदर आया और अनामिका से बोला, मैडम आप जल्दी से यहाँ से भाग जाइए। बॉडीगार्ड की बात सुनकर अनामिका ने चौंकते हुए उससे पूछा, व्हाट, लेकिन हुआ क्या है और अंश कहाँ है? अनामिका की बात सुनकर बॉडीगार्ड उससे बोला, मैडम बॉस हॉस्पिटल में नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने हॉस्पिटल पर हमला कर दिया है, आपको और छोटी मैडम को मारने के लिए। उन लोगों ने पूरे हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए आप छोटी मैडम को लेकर पीछे वाले दरवाजे से भाग जाइए, तब तक हम उन लोगों से निपटते हैं। बॉडीगार्ड की बात सुनकर अनामिका पूरी तरह से चौंक गई। वही अंश जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसका फ़ोन रिंग होने लगा। अंश ने गाड़ी रोककर जल्दी से कॉल पिक की तो सामने वाले की बात सुनकर उसके होठों पर सस्पेंस भरी मुस्कुराहट आ गई और कुछ सेकंड बाद उसने फ़ोन कट करके किसी और को कॉल किया और कुछ बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया और सस्पेंस भरी तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, गीदड़ को उसके बिल से निकालने के लिए उसके सामने शिकार तो डालना ही पड़ता है और अब बहुत जल्द तुम अंश राठौर का शिकार बनोगे। बोलकर अंश मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। हॉस्पिटल में चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। हर किसी पर भारी पड़ रहा था। धीरे धीरे करके कुछ ही घंटों में वहाँ पर बहुत सारी लाशें बिछ गईं। हर तरफ खून ही खून हो गया। ये देखकर उन आदमियों के चेहरे पर स्माइल आ गई और उनमें से किसी एक ने अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया और बोला, बॉस अंश राठौर के सभी बॉडीगार्ड को मार दिया गया है और अब उसे भी मरना है। तभी सामने से गुस्से से भरी आवाज़ आई, नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं। बोलकर दूसरी तरफ से फ़ोन कट हो गया और कुछ घंटों बाद एक ब्लैक कलर की बड़ी सी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकी और गाड़ी का एक डोर खोलकर पहले एक जूता बाहर निकला और फिर दूसरा बाहर आया और देखते ही देखते वह आदमी गाड़ी से बाहर निकल गया। आदमी ने अपने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था। उस आदमी को देखकर उसके साथियों में से उसका एक साथी उसके पास आया और उससे बोला, बॉस वो अंदर है। उस आदमी की बात सुनकर वह आदमी अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा और वो लोग हॉस्पिटल के हर एक वार्ड को अच्छे से चेक करने लगे, लेकिन पूरा हॉस्पिटल ही खाली था। ये देखकर उस आदमी को अब गुस्सा आने लगा और साथ ही उसे सब कुछ समझ आने लगा। उस आदमी ने गुस्से में अपने बाकी आदमियों को देखा और चिल्लाते हुए बोला, अंश राठौर की बीवी और बच्चा कहाँ है? उस आदमी की बात सुनकर उसका एक साथी डर से कांपते हुए बोला, लेकिन बॉस हमने हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया था और जितने भी लोग हॉस्पिटल में थे सब लोग मारे जा चुके हैं। वो आदमी अभी बोल ही रहा था तभी उस आदमी का फ़ोन रिंग हुआ। उस आदमी ने गुस्से में अपना फ़ोन उठाकर पिक की तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बॉस हमने पूरे राठौर मैंसन को चेक कर लिया, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं है। ये सुनकर उस आदमी ने गुस्से में अपना फ़ोन जोर से दीवार पर मार दिया। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, वेलकम टू हेल। उस आदमी ने पलटकर गुस्से में
अपने सामने देखा तो उसके सामने अपना एक हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाले दूसरे हाथ में गन पॉइंट करे अंश आ रहा था और उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी आ रहे थे। अंश ने बॉडीगार्ड के बिना उन लोगों को वक्त दिए उन सभी को एक एक करके शूट कर दिया और ये सब वो आदमी हैरानी और गुस्से के मिले जुले एक्सप्रेशन से देख रहा था। कुछ ही सेकंड बाद वहां पर सब कुछ शांत हो गया और अंश के बॉडीगार्ड ने जल्दी से उस आदमी को पकड़ लिया। अंश एटीट्यूड में मुस्कुराते उस आदमी से बोला, अंश राठौर को अपने प्लान में फंसाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि अंश राठौर वो शेर है जिसका कभी कोई शिकार नहीं कर सकता। वैसे तो मेरी कभी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, जो भी हुआ तेरे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन इस समय मेरी स्वीट हार्ट और मेरे बच्चों को बीच में ला कर तूने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। और हाँ, तेरे लिए गुड न्यूज़ है, तेरी माँ जिनके कहने पर तू ये सब कर रहा था अंश राठौर के कब्जे में है और अब चल तेरे भी मुंह दिखाई कर देते हैं। बोलकर अंश ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और अपने बॉस का इशारा समझकर एक आदमी ने कुछ आदमी के मुंह से उसका मास्क निकाला। वो आदमी गुस्से में तिल मिलाते हुए बोला, मन तो कर रहा है तुझे जान से मार दूं, लेकिन इस बार भी तूने मेरा प्लान फेल कर दिया। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे और तेरे परिवार को चैन से जीने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे बाप की वजह से मैं अपनी माँ से दूर हुआ। अपनी माँ के रहते हुए मुझे अनाथ की तरह जिंदगी जीनी पड़ी, अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। तू भी तो अविनाश राठौर का लाडला था, तुझे तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा या तेरी माँ से ये नहीं कहा कि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी मोम से उन्होंने शर्त रखी। तेरे बाप ने उन्हें मजबूर किया, जिसकी सज़ा मैंने उसे दे दी है। फिर अचानक से हंसते बोला, कुछ मिनट बाद फ़ोन आता ही होगा तेरे बाप के मरने का, और क्या हुआ अगर मैं तुझे और तेरी बीवी को नहीं मार पाया, लेकिन तेरे बाप को मारकर मुझे और मेरी माँ को सुकून मिल गया जो हमेशा रहेगा। वो आदमी जो भी कह रहा था बिल्कुल सच कह रहा था। मीरा से शादी करने के बाद अविनाश ने उनके सामने शर्त रख दी थी कि उनका अपना कोई बच्चा नहीं होगा, लेकिन शादी के 1 साल बाद मीरा प्रेग्नेंट हुई तो ये बात जब अविनाश को पता चले तो उन्होंने गुस्से में मीरा का अबॉर्शन करवाने का बोल दिया, लेकिन मीरा ने इसके लिए साफ मना कर दिया और धीरे धीरे करके कुछ महीने बीत गए और एक दिन मीरा अपने मायके जा रही थी, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर पूरी राठौर फैमिली भी पहुँच गई। सभी लोग मीरा के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वहीं अविनाश राठौर इस बात की खुशी मना रहे थे कि मीरा का बच्चा नहीं रहा और इसी बात का फ़ायदा उठाकर मीरा ने उन सभी डॉक्टर्स को खरीद लिया और उनसे यही कहा कि अगर उसकी फैमिली बच्चे के बारे में पूछे तो वो यही बोलते कि उसका एक्सीडेंट में मीरा का मिसकैरेज हो गया है और उन्होंने अपने बच्चे को दे मार दिया है। डॉक्टर ने भी बिल्कुल वैसे ही किया। कुछ दिन बीत गए और मीरा पूरी तरीके से ठीक हो गई। उन्होंने अपने बच्चे को अपनी माँ के घर भेज दिया और साथ ये भी कहा कि वो इस बच्चे को मुंबई से बहुत दूर ले जाएं, जहाँ किसी को उसके बारे में पता ना चले। मीरा की मम्मी भी बिल्कुल वैसे ही की, उस बच्चे को लेकर पेरिस में चली गई और कुछ सालों बाद उनकी भी मौत हो गई और वो लड़का वहाँ अकेले रहने लगा। लेकिन मीरा से उसकी रोज़ बात होती थी और वो बच्चा इसी बात के इंतज़ार में था कब उसे मौका मिले अपना बदला लेने का, क्योंकि जो भी हुआ सब कुछ उसके बाप के चक्कर में हुआ। उसके बाप के चक्कर में उसे इतने सालों पहले अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। उस आदमी की बात सुनकर अंश अपने आदमियों से ऑर्डर देते हुए बोला, छोड़ दो इसे। बोलकर अंश उस आदमी से बोला, गुस्सा तो तुझ पर इतना आ रहा है कि अभी 6 की 6 गोलियां तेरे सीने में उतार दूं, लेकिन अंश राठौर तुझे और मेरा राठौर को एक मौका देता है। बोलकर अंश अपने बॉडीगार्ड से बोला, चलो यहाँ से। बोलकर अंश ने अपनी गन को पीछे कमर में लगाया और अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ से जाने लगा। तभी उस आदमी की नज़र वहीं ज़मीन पर गिरी बंदूक पकड़, जिसे देखकर उस आदमी के होठों पर सातिर मुस्कुराहट आ गई और उसने जल्दी से उस गन को उठा लिया और जैसे ही वो गन का ट्रिगर दबाने लगा तभी एक ऊपर से उड़ती हुई गोली आई और उसकी पीठ को चीरती हुई अंदर घुस गई। उस आदमी के हाथ से बंदूक छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर गई और वो लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा।
आवाज़ सुनकर अंश और उसके बॉडीगार्ड ने पलट कर देखा तो वो आदमी ज़मीन पर गिरा पड़ा था और फिर उनकी नज़र आगरे पर गई, जो अपने हाथ में बंदूक पकड़े हुए गुस्से में खड़ा था। आगरे को देखकर अंश के ऊपर एविल स्माइल आ गई और वो अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर बोला, इसकी लाश को जंगल में जंगली जानवर के सामने जाकर डाल दो। अपने बॉस का ऑर्डर सुनकर उसके आदमी उस लाश को घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगे। आगरे जल्दी से अंश के पास आया और उसकी फिक्र करते हुए उससे पूछा, बॉस आपको कहीं लगी तो नहीं? और हाँ, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिसे हम इतने दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो खुद ही आपके सामने आ गया। और मैडम और बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और बॉडीगार्ड भी बिल्कुल ठीक हैं। और सभी लोगों के निकलते ही बाकी बॉडीगार्ड ने मिस्टी मैडम और आयांश को वहाँ से अपने साथ ले चले गए और पूरे राठौर मैंसन को खाली कर दिया गया। आगरे की बात सुनकर अंश मुस्कुराया और आगरे से बोला, ठीक है, इसे एक और मौका चाहिए था स्वीट हार्ट और प्रिंसेस को ख़त्म करने का, और जब वो मौका इसे इतनी आसानी से मिल गया तब तो इसे अपने बिल से निकलना ही था। इसे क्या लगा अंश राठौर कोई बेवकूफ़ है जो अपनी स्वीट हार्ट को अकेला छोड़कर उस आदमी से मिलने जाएगा जिसे वो नफरत करता है। मैं तभी समझ गया था जब मैं अभी से मिल रहा था, तब मीरा राठौर अपने फ़ोन से इसे मैसेज करके मेरे बारे में बता रही थी। मैं समझ गया और मैंने तुम्हें कॉल करके सब कुछ बता दिया। फिर वैसे ही हुआ जैसे हर बार अंश राठौर डिसाइड करता है। कहते हुए अंश के होठों पर एटीट्यूड भरी मुस्कुराहट आ गई। उसी वक्त आगरे का फ़ोन रिंग हुआ और आगरे ने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से आवाज़ को सुनकर आगरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो फ़ोन काटकर अपनी घबराई हुई आवाज़ में अंश से बोला, बॉस बड़े बॉस नहीं रहे। आगरे की बात सुनकर भी अंश के एक्सप्रेशन नहीं बदले और वो उसी तरह बोला, आगरे वो तो होना ही था, उनकी बीवी ने उन्हें जहर जो दिया था उसका असर तो हो रहा ही था। एक काम करो, तुम वहाँ चले जाओ, मैं अपनी स्वीटहार्ट के पास जा रहा हूँ, बोलकर अंश वहाँ से चला गया। आखिर ने कुछ पल उस दिशा में देखा और फिर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कुछ घंटों बाद अंश ने अविनाश की चिता को आग्नि दी और जितनी भी विधि होती थी सारी विधियों को सिर्फ अपनी दादी के कहने पर पूरा किया। ऐसे ही धीरे धीरे 3 साल बीत गए और अब अंशिका भी पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। अब उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। वहीं परी और विवांश का एक लड़का हुआ था जिसका नाम उन्होंने वीर रखा था, और वहीं मिस्टी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, और वहीं रागी ने एक छोटी सी क्यूट बच्ची को जन्म दिया था जिसका नाम निया था। और वहीं अभी तक हर्षित की शादी नहीं हुई थी। सुनील और गीता जी जब भी उसे शादी के लिए कहते तब वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देता था। सुबह का वक्त, राठौर मैंसन, अंश का रूम। अंश अनामिका को अपनी बाहों में भरे सो रहा था। तभी अनामिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अंश को देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अंश के बाल उसके माथे पर थे जिसमें वो काफ़ी क्यूट लग रहा था। अनामिका ने धीरे से अंश के हाथ को अपनी कमर से हटाया और बेड से उठने लगी। तभी अंश ने झटके से अपनी आंखें खोल ली। अनामिका के ऊपर आकर उसने उसके माथे पर किस कर लिया। अनामिका अंश से मुस्कुराते बोली, अंश अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो ये सब अब तुम्हें शोभा नहीं देता, थोड़ी तो शर्म कर लो, 2 बच्चों के बाप बन गए हो और अभी भी तुम्हें रोमांस करना है। अनामिका की बात सुनकर अंश मुस्कुराया और उसके होठों पर अंगूठा फेरते हुए बोला, स्वीट हार्ट, ऐसा कहाँ लिखा है कि 2 बच्चों का बाप अपनी बीवी के साथ रोमांस नहीं कर सकता, बोलकर उसने उसके गालों पर किस कर लिया। और तभी अचानक से उसके रूम का डोर खुला और एक गोरा लड़का जिसने नाइट सूट पहन रखा था वो गुस्से में रूम में आया। उस लड़के को देखकर अनामिका जल्दी से अंश से दूर हुई। वो छोटा सा मासूम लड़का अपने गुस्से से भरी आंखों से अपने पापा को देखने लगा और बोला, अब हर बार मेरी मम्मा को लेकर अपने पास क्यों आ जाते हो, बोलकर आयांश अनामिका के पैरों से लिपट गया और बोला, मम्मा अब से मैं आपको पकड़ कर सोऊंगा ताकि डैड आपको ले जा ना सकें, ओके। आयांश की बात सुनकर अंश बेड से उठकर खड़ा हो गया और उसे आंखें दिखाते हुए बोला, ओ तो अब तुम मुझे मेरी स्वीटहार्ट से दूर करोगे, बोलकर अंश ने
अनामिका का एक हाथ पकड़ लिया। अनामिका उसकी इस हरकत पर हैरानी से उसे देखने लगी। अंश को अनामिका का हाथ पकड़ता देखकर अयांश ने भी अपने छोटे हाथ से अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लिया और बोला, मम्मा आप मेरे साथ चलो। डैड छोटे से बच्चे नहीं हैं जो आप उनके साथ सोती हो। आज से आप मेरे साथ सोओगी और मैं अपने रूम को अंदर से लॉक कर लूँगा ताकि डैड आपको मुझसे दूर ना कर सकें। अयांश की बात सुनकर अंश ने अनामिका का हाथ छोड़ा और गुस्से में अयांश को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गाल को खींचते हुए बोला, मेरे प्यार का दुश्मन, अब बोल क्या बोल रहा था? मेरी स्वीटहार्ट को मुझसे दूर करेगा? अरे तू क्या, तेरा बाप भी मुझे मेरी स्वीटहार्ट से दूर नहीं कर सकता, समझा? अंश की बात सुनकर अयांश हंसते हुए अपने पापा का एक गाल खींचकर बोला, डैड, और मुझसे मेरी मम्मा को आप भी दूर नहीं कर सकते क्योंकि मैं अंश राठौर हूँ। जो बोलता हूँ उसे करके दिखाता हूँ। अब चलिए मुझे नीचे उतारिए। मुझे मेरी मम्मा से इम्पोर्टेंट बात करनी है और मेरे पास आपके लिए फालतू वक्त नहीं है। अयांश की बात सुनकर अनामिका हैरानी से उसके छोटे से चेहरे को देखने लगी, जो था तो बहुत छोटा लेकिन उसकी बातें बिल्कुल भी किसी छोटे बच्चे की तरह नहीं थी। तभी उस रूम में एक छोटी सी लड़की आई जिसने पिंक कलर का नाइट सूट पहन रखा था। उसके बालों की चोटी बनी हुई थी और उसके आगे के बाल उसके माथे पर आ रहे थे जिसमें वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। अंशिका अपनी क्यूट आवाज़ में अंश से बोली, डैडा आप रात को कहाँ चले जाते हो? वैसे ये सब छोड़ो और मुझे अपनी गोदी में ले लो, फिर मुझे आपके साथ नाई नाई करनी है। अंश ने अयांश को अपनी गोदी से उतारा और अंशिका को अपनी गोद में लेते हुए बोला, प्रिंसेस आज ना डैडा की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए डैडा को आज जल्दी ऑफिस जाना होगा। आज अपनी मम्मा के साथ नाई नाई कर लो। अंश की बात सुनकर अंशिका गुस्से में अपने दोनों गालों को फुलाते हुए बोली, आपके स्वीटहार्ट को मुझे अच्छे से नहलाना नहीं आता और फिर मैं तो आपकी प्रिंसेस हूँ, तो चलिए मुझे नाई नाई करवाइए। और हाँ, आज ना रोहन आ रहा है मुझसे मिलने, तो आज आप मुझसे प्रिंसेस वाली ड्रेस बनाना, ओके डैड? चलिए। अंशिका की बात सुनकर अंश मुस्कुराया और अंशिका के गाल पर किस करते बोला, ओके माय प्रिंसेस बोलकर अंश अंशिका को अपने साथ वॉशरूम में ले जाने लगा। अनामिका अभी उन दोनों को देख ही रही थी, तभी अयांश ने अनामिका का हाथ पकड़कर खींचा और उसे वहां से ले जाते बोला, मम्मा चलो। अनामिका मुस्कुराते हुए अयांश के साथ उसके रूम में जाने लगी। इधर वॉशरूम में अंश ने अंशिका को वॉश बेसिन के ऊपर धीरे से बैठा दिया और अंशिका के माथे पर किस करते बोला, प्रिंसेस आज नो मस्ती क्योंकि आज डैडा को जल्दी जाना है, ओके? अंशिका ने अपनी छोटी छोटी बाहें अंश के गले में डाल ली और अपनी क्यूट आवाज़ में अंश से बोली, डैडा अच्छा ज़्यादा नहीं, थोड़ी मस्ती तो कर ही सकती हूँ बोलकर अंशिका ने अपने निचले होठ को बाहर निकाल लिया जिसमें वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अंश के होठ पर मुस्कुराहट आ गई और बोला, ओके प्रिंसेस आप कर लो बोलकर अंश ने ब्रश स्टैंड से पिंक कलर का छोटा सा ब्रश निकाला जिसमें के पीछे छोटा सा टेडी लगा हुआ था। अंश ने ब्रश में पेस्ट को लगाया और अंशिका को बोला, ओपन योर माउथ प्रिंसेस। अंशिका ने अपना छोटा सा मुंह खोल दिया और अंश उसे धीरे से ब्रश करने लगा और इसी बीच कभी अंशिका ने अपने मुंह में भरा पेस्ट अंश के फेस पर लगा दिया और जोर जोर से हंसने लगी। अंश ने मुस्कुराते हुए अंशिका को देखा और फिर अपने हाथ से अपने फेस को साफ करते हुए बोला, प्रिंसेस हो गई मस्ती, अब जल्दी से डैडा आपको नाई नाई करवा देते हैं बोलकर अंश ने अंशिका के मुंह को साफ किया और धीरे से उसे अपनी गोदी में उठाकर उसे नहलाने लगा। और अंशिका रोज की तरह अपने डैडा के साथ मस्ती कर रही थी। वहीं अयांश के रूम में अनामिका ने अयांश को रेडी कर दिया और उससे बोली, बेबी अब आप नीचे जाओ, मम्मा भी रेडी होकर आती है। अयांश ने धीरे से अपने सर को हिलाया और बोला, ओके मम्मा बोलकर अयांश ने अनामिका को नीचे झुकने का इशारा किया। अनामिका मुस्कुराते हुए नीचे झुक गई। अयांश ने अनामिका के गाल पर किस की और बोला, अगर डैड आज आपको परेशान करे तो आप मुझे बताना। अनामिका मुस्कुराई और अयांश के गाल पर किस करते बोली, ओके बेबी मम्मा आपको ज़रूर बताएगी बोलकर अनामिका ने अयांश को अपनी गोद में लेकर बेड से नीचे उतार दिया। अयांश तुरंत वहां से भाग गया। अनामिका भी मुस्कुराते अपने रूम में चली गई। रूम में आकर
अनामिका ने अंश को देखा जो अंशिका को रेडी कर रहा था। अंशिका ने पिंक कलर की खूबसूरत सी फ्रॉक पहनी हुई थी और पैरों में पिंक शूज और अंशिका के बालों को बना रहा था। अनामिका अंश के पास आकर उससे बोली, अंश तुम लेट हो रहे हो, तुम जाकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ। अंशिका के बाल मैं बना देती हूँ। अंश मुस्कुराया और अंशिका के बालों की पौनी बनाते हुए बोला, स्वीट हार्ट मैं कर लूँगा, तब तक तुम जाकर रेडी हो जाओ। अनामिका ने अपना सर हिलाया और बोली, ओके। तभी अंशिका मुस्कुराते हुए उससे बोली, और स्वीट हार्ट आज तुम पिंक कलर पहनना और डैडा आप भी पिंक कलर पहनना। अंशिका की बात सुनकर अंश ने कुछ नहीं कहा और वहीं अनामिका मुस्कुराते हुए उससे बोली, ओके माय बेबी, लेकिन आपके डैडा के पास पिंक कलर की कोई शर्ट नहीं है और उन्हें पिंक कलर पसंद भी नहीं है। बोलकर अनामिका ने अंश की तरफ देखा। अंशिका जिद करते हुए अंश से बोली, डैडा मुझे नहीं पता, लेकिन आज आप पिंक कलर पहनोगे। अंश ने अंशिका को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से मुस्कुराते हुए उससे बोला, ओके माय प्रिंसेस, डैडा आज पिंक कलर पहनेंगे, अब तो हैप्पी। अंशिका अंश के गाल पर किस करके अपनी क्यूट आवाज़ में बोली, बहुत हैप्पी। तभी अनामिका जो अंश को देख रही थी वो उससे बोली, लेकिन अंश तुम्हें तो पिंक कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं और ना ही तुम्हारे पास पिंक कलर की कोई शर्ट है। अंश अनामिका के गाल पर किस करते हुए अनामिका से बोला, स्वीट हार्ट है ना, नहीं है तो मंगा लूँगा। प्रिंसेस ने बोल दिया तो आज उसके डैडा पिंक कलर ही पहनेंगे। अंशिका मुस्कुराते हुए अपनी क्यूट आवाज़ में अनामिका से बोली, देखा डैडा की स्वीट हार्ट, आज डैडा पिंक कलर ही पहनेंगे। अच्छा डैडा अब मुझे नीचे उतारिए क्योंकि मेरा रोहू आता होगा। रोहन का नाम सुनकर अंश का मुंह बन गया और उसने अंशिका से पूछा, अच्छा प्रिंसेस, वो रोहन आपके डैडा से भी अच्छा है? अंशिका ने अपने नीचे होठ पर अपनी छोटी सी उंगली रखी और थोड़ा सोचते हुए अंश से बोली, मेरे डैडा आप तो दुनिया के बेस्ट डैडा हो, लेकिन रोहू वो तो मुझे अच्छा लगता है। वो मेरे लिए बहुत सारी कैंडीज भी लाता है और जब स्कूल में मुझे कोई परेशान करता है तो रोहू उसकी अच्छी सी क्लास लगा देता है। अंशिका की बात सुनकर अनामिका मुस्कुराती। जब अंशिका हॉस्पिटल में थी तब भी रोहन उससे हॉस्पिटल में अपने पापा के साथ उससे मिलने आता था और जब से अंशिका ठीक हुई थी तब भी रोहन हफ्ते में 2 बार से मिलने आता था, लेकिन अंश को रोहन बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब भी रोहन उसके घर आता था अंशिका से मिलने, अंश किसी न किसी बहाने से अंशिका को उससे दूर ही कर देता था। अंशिका को रोहन की तारीफ करता देखकर अंश अपने मन में बोला, देखता हूँ कैसे मिलता है आज मेरी प्रिंसेस है। मन ही मन सोचकर अंश के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। अंश ने अंशिका को गोद से नीचे उतार दिया और बोला, प्रिंसेस संभाल कर जाना। अंशिका मुस्कुराते बोली, ओके डैडा। बोलकर अंशिका भागते हुए रूम से बाहर जाने लगी। तभी अचानक से वो लड़खड़ाकर मुंह के बल जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। अंश अनामिका जल्दी से भागकर अंशिका के पास आए। अंश ने जल्दी से अंशिका को अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर बैठाते हुए बोला, प्रिंसेस रोते नहीं, अभी आपके डैडा इसे ठीक कर देंगे। अंशिका अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अंश से बोली, डैडा दुख रहा है। अनामिका ने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अंश को दिया और अंशिका को अपनी गोद में बिठाकर उसके आंसू पूछते बोली, अंशी बेबी रोना नहीं, आप तो स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना। अंश ने अंशिका के पैरों को देखा जिस पर खरोच आ गई थी। अंश अपने हल्के हाथों से अंशिका के पैरों पर ट्यूब लगाते हुए बोला, प्रिंसेस अब दर्द तो नहीं हो रहा। अंशिका अपनी क्यूट आवाज़ में अपने पैर को छूते हुए बोले, डैडा थोड़ा सा हो रहा है। अंश अंशिका के पैर की चोट पर अपने मुंह से फूंक मारने लगा और अनामिका से बोला, स्वीटहार्ट जल्दी से कॉल करके डॉक्टर को बुलाओ, मैं अपने प्रिंसेस की आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता। बोलकर अंश अंशिका के आंसू साफ करने लगा। अंशिका अपनी क्यूट आवाज़ में अंश से बोली, डैडा डॉक्टर नहीं, बस आज आप मेरे साथ पूरा टाइम रहना। अंश प्यार से अंशिका के बालों पर किस करते बोला, ओके प्रिंसेस, डैडा आज पूरे टाइम अपने प्रिंसेस के साथ रहेंगे।
अंशिका के होठों पर मुस्कुराहट और आ गई और वो अपने दोनों हाथ आगे करते बोली, डैडा मुझे नीचे उतारिए। अंश ने अंशिका को अपनी गोद में ले लिया और उसे लेकर रूम से बाहर जाने लगा। अनामिका मुस्कुराते हुए अंश को जाते हुए देखकर बोली, जो अंश राठौड़ सिर्फ ऑर्डर देना जानता था, आज वो अपने प्रिंसेस के ऑर्डर मानता है। बोलकर अनामिका मुस्कुराई और शावर लेने वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अंशिका अंश की गोद में बैठी हुई थी और अंश अपने हाथों से अंशिका को खिला रहा था और वहीं अनामिका आयांश को खिला रही थी। तभी अबीर की नज़र सामने गेट पर गई, जहाँ पर परी, विवांश और वीर खड़ा था। अबीर मुस्कुराते हुए उन तीनों को देखकर बोला, परी। अबीर की आवाज़ सुनकर सभी लोगों ने अपना सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ परिवांश और वीर खड़े थे। परी को देखकर अंश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन तीनों को देखकर सभी लोग अपनी जगह से उठ गए। परी निर्मला जी से मिलते बोली, दादी कैसी हैं आप और आपकी तबीयत कैसी है? निर्मला जी मुस्कुराती परी से बोली, बिल्कुल ठीक। और तुम और दामाद जी कैसे हैं? और मेरा वीर? बोलकर निर्मला जी ने छोटे से वीर को देखा। वीर ने झुककर निर्मला जी के पैर छुए और मुस्कुराते हुए उनसे बोला, नानी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आयांश ने परी और विवांश के पैर छुए। विवांश ने आयांश को अपनी गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए उससे बोला, कैसा है मेरा चैम्प? आयांश एटीट्यूड में विवांश से बोला, फूफा जी आयांश राठौर को क्या हो सकता है? विवांश मुस्कुरा दिया। अनामिका विवांश के गले से लगते हुए बोली, भाई कैसे हो आप? विवांश बोला, बिल्कुल ठीक। तू कैसी है? अनामिका बोली, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। विवांश ने मुस्कुराते हुए अंश से पूछा, और साले साहब आप बताइए, आपका क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? अंश मुस्कुराते हुए उसी एटीट्यूड में बोला, अंश राठौर के हाल बिगाड़ने वाला अभी तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अंश की बात सुनकर विवांश मुस्कुरा दिया। सब लोग एक दूसरे से बात करने लगे। तभी वीर अंश के पास आए और उससे जिद करते हुए बोला, बड़े मामू मुझे भी गोद में लीजिए। अंशिका ने तपाक से अंश के गले में अपनी छोटी छोटी बाहें डाल दी और गुस्से में वीर से बोली, तुम यहाँ से जाओ, डैडा सिर्फ मेरे हैं और तुम अपने डैड की गोद में जाओ। वीर का चेहरा उतर गया। तभी अंश वीर से बोला, बेटा तुम छोटू मामू के पास जाकर खेलो। बोलकर अंश अंशिका को लेकर अपनी जगह पर वापस बैठ गया और अंशिका को अपने हाथों से खिलाने लगा। वीर अबीर के पास आकर उससे अपनी क्यूट आवाज़ में बोला, छोटे मामू। अबीर ने मुस्कुराते हुए वीर को अपनी गोद में उठा लिया। सब लोग खाते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी विवांश ने अंश से पूछा, तुम आज ऑफिस नहीं गए? अंश ने अपनी नज़र घुमाकर विवांश को देखा। तभी अनामिका विवांश से बोली, नहीं भाई, वो सुबह अंशी के पैरों में हल्की सी चोट लग गई थी, इसलिए अंश आज ऑफिस नहीं गए। वैसे आप लोग यहाँ? अनामिका की बात सुनकर परी मुस्कुराते हुए उससे बोली, हाँ आज वीर की स्कूल की छुट्टी थी तो हमने सोचा हम यहाँ आकर तुम लोगों से मिल लें। बोलकर परी ने मिष्टी को देखा और हंसते हुए उससे पूछा, तेरे क्या हालचाल हैं? मिष्टी मुस्कुराते परी से बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और तू कैसी है? परी मुस्कुराते हुए उससे बोली, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बोलकर परी ने अंश को देखा और उससे बोली, भाई आपको याद है बचपन में आप मुझे भी ऐसे ही खिलाते थे और जब भी चोट लगती थी तो बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखते थे, और आज आप अंशिका का रख रहे हैं। तभी उन सभी के कानों में एक बच्चे की आवाज़ पड़ी, डोल। उस आवाज़ को सुनकर अंशिका के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और आंखों में चमक। वो जल्दी से अंश की गोद से उतरते हुए बोली, डैडा मेरा रोहू आ गया। उस आवाज़ को सुनकर अंश का मूड बिल्कुल ख़राब हो गया, क्योंकि वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि रोहन की थी। अंश ने पहले रोहन की तरफ देखा और फिर अंशिका को वापस से अपनी गोद में सही से बैठाते हुए बोला, प्रिंसेस आज सुबह आपको चोट लगी थी ना, इसलिए नो मस्ती और दूध को फिनिश कीजिए। बोलकर अंश ने दूध का गिलास उठाकर अंशिका के मुंह से लगा दिया। छोटी सी अंशिका अपनी नजरें घुमाकर रोहन को देखती तो कभी अपने डैडा को, वहीं अंश गुस्से में रोहू को घूर रहा था। रोहन मुस्कुराते हुए अनामिका के पास आया और उसके पैरों को छूते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मॉम। रोहन के मुंह से मॉम सुनकर अनामिका और वहाँ बैठे सभी लोग कन्फ्यूजन से उसे देखने लगे। अनामिका रोहन को खड़ा करके उसके सर को सहलाते बोली, बेबी कैसे हो आप?
और आपके पापा कहाँ हैं? रोहन स्टाइल में अपने बालों को सही करते हुए अनामिका से बोला, मॉम, डैड को कुछ काम था तो वो नहीं आ पाए। तभी अंश गुस्से में रोहन को घूरते बोला, तो तू क्यों आया? बोलकर अंश की नज़र बाकी लोगों पर गई जो उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। ये देखकर अंश अपनी बात समझाते हुए बोला, मेरा मतलब अभी तुम छोटे से बच्चे हो। अंश की बात पूरी भी नहीं हो पाई कि तभी रोहन उनकी बात बीच में काट कर एटीट्यूड में मुस्कुराते बोला, डैड, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि 6 ईयर का हूँ, है ना डोल? बोलकर रोहन ने धीरे से अंशिका के एक गाल को हल्के से खींच दिया और उसे अंश की गोद से लेते हुए बोला, डोल, मैंने सुना तुम्हारे पैर में चोट लग गई, कैसे लग गई? ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा? अंशिका मुस्कुराते हुए रोहन से बोली, नहीं रोहू, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा। मेरा डैडा है ना, वो मेरे सुपर हीरो हैं। अंशिका के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अंश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो वापस से अपनी बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए एटीट्यूड में रोहन से बोला, सुन लिया तुमने? मेरी प्रिंसेस के लिए उसके डैडा ही काफ़ी हैं, इसलिए मेरी प्रिंसेस कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आइंदा मुझे कभी डैड मत बोलना। बोलकर अंश गुस्से में अंशिका को लेकर अपने कमरे में जाने लगा। सब लोग उसे हैरानी से जाते हुए देख रहे थे। विवांश हंसते हुए अनामिका से बोला, गुड़िया, अचानक से अंश को क्या हुआ? अनामिका एक नज़र रोहन के लटके फेस को देखकर विवांश से बोली, अंश अपनी प्रिंसेस को लेकर कुछ ज़्यादा ही पजेसिव है। बोलकर अनामिका ने रोहन की तरफ, जो सीढ़ियों की तरफ देख रहा था, उसकी तरफ देखा। तभी अयांश अपनी चेयर से उठकर रोहन के पास आया और गुस्से में उससे बोला, मेरी मॉम सिर्फ मेरी है, समझे? और हाँ, मेरी बहन से दूर रहो। बोलकर अयांश ने अपने छोटे छोटे कदमों से सीढ़ियों से ऊपर चला गया। अनामिका रोहन से बोली, बेटा, तुम्हें कुछ खाना है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती हूँ, क्या खाओगे? रोहन ने अनामिका की बातों को इग्नोर किया और गुस्से में वो भी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। अंश का रूम। अंशिका अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अंश से बोली, डैडा रोहू। अंश अंशिका की आंखों से आंसू साफ करते हुए उसे बोला, प्रिंसेस, अगर तुम चुप हो जाओगी तो मैं अपनी प्रिंसेस को चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनकर अंशिका की आंखों में चमक आ गई और वो अपनी छोटी आंखों को टिमटिमाते हुए अंश से बोली, डैडा चॉकलेट? अंश मुस्कुराते हुए अंशिका से बोला, हाँ, डैडा अपने प्रिंसेस को चॉकलेट देंगे, लेकिन इसके लिए आपको रोहन से दूर रहना होगा। अपने डैडा की बात सुनकर अंशिका के होठों की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और वो बड़ी मासूमियत से अंश से बोली, डैडा, रोहू मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंशिका की बात सुनकर अंश ने हल्की नाराजगी से उससे पूछा, और प्रिंसेस, आपको डैडा अच्छे नहीं लगते? अंशिका अपनी क्यूट आवाज़ में बोली, नहीं डैडा, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन ये ना, आपकी ये अच्छी नहीं लगती और रोहू के ये नहीं है। अंश तुरंत अंशिका को अपनी गोद में उठाते बोला, तो आपको आपके डैडा की दाढ़ी अच्छी नहीं लगती? तो कोई बात नहीं, डैडा इसे आज ही सेव कर लेंगे, ओके? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अंशिका अपने डैड को पलक झपकाते हुए देख रही थी। तभी अंश के रूम का डोर खुला और रोहन और अनामिका रूम के अंदर आ गए। रोहन जल्दी से अंश के पास आकर अंशिका से बोला, डोर, ये लो तुम्हारी चॉकलेट्स और कैंडीज, और जब भी खत्म हो जाएंगी तो मैं तुम्हारे लिए और ले आऊँगा। बोलकर रोहन ने अपने हाथ में पकड़े 2 डिब्बे अंशिका को दे दिए। उन डिब्बों को देखकर अंशिका की आंखों में चमक आ गई। तभी अंश ने अंशिका के छोटे छोटे हाथों से वो डिब्बे छीनकर वापस रोहन को दे दिए और उसे घूरते बोला, मेरी प्रिंसेस को कुछ चाहिए होगा तो मैं हूं ना उसका डैडा, उसे हर चीज़ ला कर दूंगा, समझे? और हाँ, तुम अभी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे से बच्चे हो, इन सब से जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना ही बेहतर होगा। और खासकर अंश राठौर की प्रिंसेस से दूर ही रहना। अंश की बात सुनकर रोहन भी उसे गुस्से में देखते बोला, मेरी डॉल से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता, आप भी नहीं, और मेरी डॉल मेरी लाई हुई चॉकलेट ज़रूर खाएगी। बोलकर रोहन ने वापस से अपने हाथों में पकड़ा डिब्बा अंशिका के हाथों में दे दिया। अंशिका, जो अपने हाथों से चॉकलेट छीन जाने से रो रही थी, फिर से चॉकलेट का डिब्बा मिल जाने से उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो अपनी क्यूट आवाज़ में रोहन से बोलो,
बोली, रोहू। रोहन भी प्यार से मुस्कुराते हुए अंशिका से बोला, डॉल तुम डेली बस एक चॉकलेट खाओगी, ज़्यादा मत खाना, ओके? और जैसे ही तुम्हारी चॉकलेट खत्म हो जाएगी मैं तुमसे फिर से मिलने आऊँगा। बोलकर रोहन ने गुस्से में एक नज़र अंश को देखा और वहाँ से जाने लगा। रोहन के जाते ही अंशिका की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो रोते बोली, रोहू